वीनस लीकेज का रिपोर्ट है आपके पास? हाँ जी है मेरे पास। अच्छा, वीनस लीकेज रिपोर्ट में आया हुआ है। और ये हाँ जी, आपने आपको जो, मैं वो भेज देता हूँ। ठीक है वो हम देख लेंगे। स्किन डिजीज हुआ था, उसके लिए ऑइंटमेंट वगैरह लगाया गया था, ऑइंटमेंट लगा के ठीक किया गया था। उसके हाँ बाद जी। ही आपका अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम, ये वीनस लीकेज का प्रॉब्लम शुरू हुआ है। यही बात कंफर्म है? हाँ। क्योंकि जैसे आपने बताया 2 साल पहले आपका ये चर्म रोग हुआ था, उसका 1 साल बाद आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का यानी आपका ये वीनस लीकेज का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। हाँ, बोल सकते हैं। 2 अच्छा, साल नहीं, 2.5 साल हो गए उस चीज को। 2.5 साल। ठीक ठीक, हाँ, ओके। 2.5 साल। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने जिस पेशेंट का आवाज़ सुना, इस पेशेंट का एज है ओनली 20 ईयर्स और इनको प्रॉब्लम है वीनस लीकेज की। इनका रिपोर्ट ये रहा, आप लोग देख सकते हैं। ये डायग्नोज हो चुका है वीनस लीकेज की प्रॉब्लम। और मेरे पास आने से पहले इनका कहीं पे ट्रीटमेंट चला हुआ है, लेकिन कोई ख़ास परिणाम नहीं हुआ है। क्योंकि वही पॉलीफार्मेसी किए थे डॉक्टर साहब, 5 6 8 10 मेडिसिन एक साथ मिला के दिए थे और पैसे भी बहुत ज़्यादा लूट रहे थे। जो मैं देख रहा था, इनका प्रिस्क्रिप्शन में देख रहा था, 10-12 हज़ार की होम्योपैथिक मेडिसिन इनको चार्ज किया गया था। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस पेशेंट को कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं? मैं तो क्लासिकल होम्योपैथ हूँ। मैं एक मेडिसिन दूंगा पेशेंट को, और मैं बिलीव करता हूँ कि एक ही मेडिसिन से पेशेंट का अंदर ये प्रॉब्लम्स तो ठीक होगा ही, जो मेन प्रॉब्लम लेकर आया है वो प्रॉब्लम तो ठीक होगा ही, और उसी के साथ साथ पैरेलली कोई और प्रॉब्लम अगर चल रहा होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। अब कैसे ठीक करेंगे? तो पेशेंट ने मुझे बताया, डॉक्टर साहब मुझे आज से 3 साल पहले चर्म रोग हुआ था, एक्जिमा हुआ था। उसके लिए मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट किया था, स्टेरॉइड्स इस्तेमाल किया गया था, ऑइंटमेंट्स इस्तेमाल किया गया था उसको दबाने के लिए, ठीक करने के लिए। ठीक तो होता नहीं, वो दब जाता है, सप्रेस हो जाता है एलोपैथिक ट्रीटमेंट से। तो वो दब गया, और जैसे ही दब गया उसके बाद ही 1 साल का अंदर ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। मॉर्निंग इरेक्शन गायब हो गया, इरेक्शन नहीं आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि चर्म रोग अगर दब जाता है तो ये कितना हानिकारक हो सकता है। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम उत्पन्न कर सकता है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम। आप सोच भी नहीं पाओगे कि ये प्रॉब्लम भी उत्पन्न कर सकता है। अगर चर्म रोग अगर दब जाता है तो जान भी जा सकता है चर्म रोग दबने के कारण से। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि चर्म रोग के लिए एटलीस्ट कभी भी अपना ज़िंदगी में एलोपैथिक ट्रीटमेंट ना कराएं। सबसे हानिकारक है, सबसे हानिकारक है। अभी इस पेशेंट की अगर बात करें जिसका उम्र है सिर्फ 20 साल, आगे पूरी ज़िंदगी है, लेकिन इनको डायग्नोस हो चुका वीनस लीकेज, यानी सबसे बड़ी कैटेगरी की इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो प्रॉब्लम होती है वो। तो इस प्रॉब्लम को अब हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं? ठीक करेंगे, ठीक हो जाएगा पेशेंट, लेकिन तरीका रहेगा वही एक, ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। यानी रोगी का इलाज करो, रोग का नहीं। हम लोग वीनस लीक को लेके हम लोग सोचेंगे नहीं, वीनस लीक के लिए हम लोग दवा को सर्च नहीं करेंगे, व्हाट इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर वीनस लीकेज, गूगल में हम लोग सर्च नहीं करेंगे। हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे किस प्रकार से? पेशेंट का केस टेकिंग करके। पेशेंट ने बताया, डॉक्टर साहब आज से 3 साल पहले मेरा चर्म रोग हुआ था, एक्जिमा हुआ था, वो दब गया, वो ठीक हो गया। उसका जस्ट बाद ही मेरा अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम उत्पन्न होना स्टार्ट हो गया। तो ये जो चर्म रोग जो दब गया है, ये यहाँ पे सबसे बड़ा स्ट्राइकिंग सिम्टम है। यहाँ पे चर्म रोग जो दबा है यही सबसे बड़ा मेन कल्प्रिट है, और इसको मैं प्रूफ करके बता भी दूंगा, क्योंकि पेशेंट को मैं ठीक भी कर दूंगा। मैं फीडबैक आप लोगों को दिखा दूंगा, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 4 मंथ मैं आप लोगों को फीडबैक दिखा दूंगा कि पेशेंट ठीक हो चुका है, यही पेशेंट ठीक हो चुका है। आप लोग वीडियो नंबर याद करके रखिए, मैं प्रूफ कर दूंगा। और ये अगर बात प्रूफ हो जाता है, अगर ये पेशेंट अगर ठीक हो जाता है मेरा ट्रीटमेंट से, तो ये साबित भी हो जाएगा कि चर्म रोग दबने का कारण से ही इस पेशेंट का अंदर वीनस लीकेज की प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ है। क्योंकि मैं उसी एंगल को पकड़ के मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। जो सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीज जो हुआ है, मैं उसी को स्ट्राइकिंग सिम्टम मान के ट्रीटमेंट करूँगा। तो अगर ये पेशेंट मेरा मेडिसिन से
मेरा ट्रीटमेंट से, इस पर्टिकुलर मेडिसिन जो मैं दूंगा पेशेंट को, इस मेडिसिन से पेशेंट अगर रिस्पॉन्स करता है, पेशेंट अगर ठीक होता है, जो मेरा उम्मीद है 99% इसी मेडिसिन से पेशेंट ठीक हो जाएगा, या फिर आगे कुछ और मेडिसिन अगर ऐड करना पड़ेगा तो हम करेंगे, लेकिन इस मेडिसिन से कम पेशेंट रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा स्ट्राइकिंग सिम्टम है। तो अगर यहाँ से पेशेंट अगर इम्प्रूव होता है, अगर रिस्पॉन्ड करता है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि पेशेंट का अंदर जो प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ है वीनस लीकेज की, ये चर्म रोग दबने का कारण से, एलोपैथिक ट्रीटमेंट के कारण, दबने का कारण से ही ये हुआ है। ये प्रूफ हो जाएगा, जो मैं करके आप लोगों को बता दूंगा आफ्टर 2 मंथ या फिर आफ्टर 4 मंथ आप लोगों को मैं ये प्रूफ कर दूंगा। आप लोग ये वीडियो को याद रखिएगा, वीडियो नंबर आप लोग याद रखिएगा, मैं प्रूफ करके आप लोगों को बता दूंगा। अब बात करते हैं कि इस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन दी गई है। दोस्तों, इस पेशेंट को मैंने सोराइनम दिया है, सोराइनम इन एलएम पोटेंसी 0/1234, जो कि एक एंटीसोरिक मेडिसिन है। एंटीसोरिक मेडिसिन इस केस में स्टार्टिंग में देना ही पड़ेगा। बिना एंटीसोरिक मेडिसिन इस केस में दिए ये पेशेंट ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो केस है यहाँ पे डिमांड है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में ही एंटीसोरिक मेडिसिन दी जानी चाहिए, क्योंकि चर्म रोग रिलेटेड प्रॉब्लम है, चर्म रोग दबा हुआ है, तो स्टार्टिंग में ही एंटीसोरिक मेडिसिन हमें देना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई एंटीसाइकोटिक मेडिसिन अगर आता है सिम्टम वाइज तो उसको हम लोग देंगे, लेकिन पहले स्टार्टिंग में एंटीसोरिक मेडिसिन देना पड़ेगा। कितना इम्प्रूवमेंट, कहाँ तक क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इससे देखना पड़ेगा। अगर इम्प्रूवमेंट पूरी तरह हो जाता है तब तो फिर हम लोग इसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कोई एंटीसाइकोटिक मेडिसिन की दरकार ही नहीं है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर रुकता है तो हम लोग कोई एंटीसाइकोटिक मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं बाद में। लेकिन मेरा उम्मीद है कि एंटीसोरिक मेडिसिन जो सोराइनम हम जो दिए हैं, इसी से पेशेंट का अंदर 80-90% प्रॉब्लम क्योर हो जाएगा। अब सोराइनम क्यों दिया है इस पेशेंट को? सोराइनम का जो पेशेंट होता है ये चिली पेशेंट होता है। इस पेशेंट ने मुझे बताया, डॉक्टर साहब इवन इन समर, गर्मियों की महीने में भी मुझे कुछ ब्लैंकेट या फिर ब्लैंकेट तो ना, कम से कम बेड शीट वगैरह चाहिए मुझे ओढ़ने के लिए। ये सोराइनम का सबसे बड़ा सिम्टम होता है। इसके अलावा स्वेटिंग इनको ज़्यादा आता है, भूख इनको ज़्यादा लगता है, स्वेटिंग से दुर्गंध है, पसीने में दुर्गंध है, पेशाब में दुर्गंध है, ये सोराइनम का सिम्टम होता है। नहाना इनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, होपलेसनेस यानी पेसिमिस्टिक जिसको हम लोग बोल सकते हैं, यानी आशावादी बहुत ज़्यादा नहीं है, नहीं मेरे साथ बुरा ही होगा, मैं पास नहीं कर पाऊँगा, मैं तो फेल हो जाऊँगा, यानी होपलेसनेस, कोई भी चीज़ में आशावादी वो नहीं है। तो ये सब सिम्टम्स मैच किया है मेरा सोराइनम के लिए। साथ में सोराइनम एक एंटीसोरिक मेडिसिन है, दबा हुआ चर्म रोग को फिर से वो बाहर निकालने में सहायक रोल प्ले करेगा। जो चर्म रोग दबा हुआ है वो फिर से बाहर निकलेगा, जो गंदगी जो दबा हुआ है जिसके कारण से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ है वो फिर से बाहर निकलेगा, निकलने के बाद बाहर जाएगा, उसके बाद हीलिंग प्रोसेस फिर से स्टार्ट होगा। तो एंटीसोरिक मेडिसिन होने के कारण से सोराइनम एक वेल इंडिकेटेड मेडिसिन है पेशेंट का सभी सिम्टम्स को देखते हुए। और इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा नहाने की शौक नहीं है, जैसा सोरिक ग्रुप ऑफ मेडिसिन में पाया जाता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा नहाने की शौक नहीं होता है, तो इस पेशेंट का अंदर भी ये चीज़ पाया गया है। और पानी का प्यास, भूख, ये सब प्रोफ्यूज है, ज़्यादा है। तो अब देखते हैं कि आफ्टर 2 मंथ इस पेशेंट का अंदर कितना इम्प्रूवमेंट आता है, क्या क्या चेंजेस होता है, मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। आप लोग केस वीडियो जो नंबर है उसको आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों को मैं दिखा दूंगा कि पेशेंट का अंदर कितना चेंजेस, क्या क्या चेंजेस आ रहा है। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, उसको आप लोग कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।